कि हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट शम्स ताहिर खान। तो मच दीपिका के अंदर इमोशन ना हो, अच्छा क्राइम रिपोर्टर बन ही नहीं सकता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी स्टिंग ऑपरेशन में डर लगा हो? आप पकड़ा गया तो फिर उसी सीवर का ढक्कन खुलेगा और हम लोगों को भी अंदर डालेंगे और फेंक देंगे। कुछ रिपोर्टिंग के लिए गए थे और फिर बंदूक की नोक पर आपको आधे घंटे के लिए रखा गया था, वो कौन सा किस्सा था? दरवाजे को धक्का दिया, अंधाधुंध दौड़ा। नसीब अच्छा था, गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ, ड्राइवर होशियार, भोपाल का, समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसको मैं चीखा भागो, तब तक वो लोग पीछे पीछे दौड़े। फिर तो गाड़ी 1 2 3। कॉन्फिडेंट था मैं, क्योंकि बचपन से शायद एक्टिंग का शौक था, तो कैमरे से कभी शर्माया घबराया नहीं था। अगर इतनी अच्छी आवाज़ है तो फिर मैं जब घर पे गाना गाता हूँ तो बीवी बेटी दोनों मुझे फ़ौरन चुप करा देती है। क्राइम रिपोर्टिंग एक जुनून है, एक पैशन है। कॉमेडी में कॉमेडी फिल्मों का बड़ा शौकीन हूँ, कॉमेडी करने का बहुत शौकीन और जोक मारता रहता हूँ। इसके अलावा लोगों को हंसाना मेरा काम है। गाने सुनना, आलाप वाले ख़ास तौर पर, मतलब मेरी ज़िंदगी में यही CCC है। क्राइम, क्रिकेट एंड सिनेमा निकल कर सामने आए, जिसकी वजह से 18 सालों से बल्कि 2 साल गैप बीच में चले गए थे। तो फिर माही धोनी सबकी तरह मैं भी अंधा फैन हूँ। शम्स की ज़ुबानी के 2000 एपिसोड्स हम देखने वाले हैं। एक छोटा सा कोई हिंट आप अगर लोगों को देना चाहें कि क्या कुछ इसमें खास उनको मिलने वाला है? एक आवाज़ जो तमाम राज खोलती है, वो निगाहें जो अंधेरे में भी सच को खोजती है, एक नाम जो पत्रकारिता की दुनिया में सबसे ऊपर है, और वो नाम है शम्स ताहिर खान। शम्स की ज़ुबानी के 2000 एपिसोड्स पूरे होने जा रहे हैं, तो आज हम आपको उसी स्टूडियो में लेकर चलेंगे जहां से शम्स ताहिर खान आपको सुनाते हैं वो तमाम कहानियां जिनके लिए क्राइम और क्रिमिनल सबसे अहम है, और आखिर में वो सच खोज ही निकालते हैं कि क्राइम आखिर किसने किया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके साथ ये एपिसोड में शूट करने जा रही हूँ और मैं बेहद ही खुश हूँ, क्योंकि मौका कुछ खास है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट शम्स ताहिर खान। क्योंकि इनकी कहानी के 2000 एपिसोड्स पूरे होने जा रहे हैं और पूरे क्राइम तक में खलबली मची हुई है कि हम किस तरीके से इसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि सर के साथ कुछ सवाल ऐसे किए जाएं ताकि वो ऐसे जवाब करे कि आपके पास जब वो जवाब पहुंचे तो आप भी ये जाने कि हाँ भाई, ये तो कुछ अलग पता चला है। तो इस पूरे एपिसोड का एजेंडा यही है कि सर से कुछ ऐसे सवाल किए जाएंगे जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको 2000 एपिसोड्स पूरे होने जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच दीपिका। और ये बधाई मैं अकेला नहीं, पूरी टीम, तुम भी क्राइम तक टीम की एक मेंबर हो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पूरी टीम, तुम सबको और जितने हमारे क्राइम तक की फैमिली मेंबर हैं सभी को, क्योंकि उन सब का ही रोल है। उन्होंने सुना, मैंने सुनाया, तुम लोगों ने मेहनत की, बहुत सारे आइडियाज़ दिए वक्त वक्त पर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। देखिए, अब जो मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है, आपने सर इतनी सारी कहानियाँ करी, 2000 एपिसोड्स, एक लंबा सफ़र कई सालों से चल रहा है, और हर कहानी में मैं खुद क्योंकि वहीं बैठी होती हूँ तो आप इतने इनपुट्स डालते हैं, आप इतनी कोशिशें करते हैं, मतलब वो देखकर मज़ा आता है। हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि जब हम कोई कहानी ऑन एयर करें तो उसमें हमारे इनपुट सबसे ज़्यादा होने चाहिए। जब आप कहानियाँ कर रहे थे तो कोई एक ऐसा एपिसोड या कई ऐसे एपिसोड्स हो सकते हैं जिन्हें सुनकर आप इमोशनली उससे अटैच हुए हों, जहाँ पर आपको लगा हो कि यहाँ पर इस शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए था, मतलब कोई ऐसी स्टोरी जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हुए हों? ऐसी बहुत सारी, अगर मैं एक स्टोरी कहूँ तो बाकी स्टोरी के साथ शायद बेईमानी हो, लेकिन बहुत सारी स्टोरी की, और स्टोरी सुनाते सुनाते मैं इमोशनल हो गया। जैसे लास्ट में बर्थडे विशेस करता हूँ अक्सर लोगों की फरमाइश पे, तो ऐसे कई मौके आए जब मैंने स्टोरी सुनाने के बाद मेरे पास सबकी लिस्ट थी कि आज विश करना है, लेकिन दिल गवारा नहीं किया, इसलिए कि खुद अंदर से इतना इमोशनल था कि मुझे लगा कि इस गम, आंसू, आहें, इन सब के बाद अब किसी को विश करना जो है वो सही नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे मौके आए, बल्कि बहुत सारे, क्या मैं सच बताऊँ, क्राइम की कुछ स्टोरी छोड़ दो, क्राइम में कॉमेडी तो होती नहीं है। हर क्राइम मतलब एक दुख, एक अफसोस, किसी एक फैमिली के साथ कुछ ऐसी चीज़ जिसको हम बयान नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ना हंसने का मौका मिलेगा आपको, ना फिर जश्न मनाने का, ना कुछ और जब तक आप उस सामने वाले के दर्द को खुद अपने अंदर महसूस नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो उनकी स्टोरी को आप उस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले सिर्फ ये नहीं कि मैं बैठा आया और स्टोरी सुना दी, पहले उसको समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, देखना पड़ता। फिर मैं हमेशा याद रखता हूँ कि जब मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, क्या पता वो फैमिली भी सुन रही हो,
तो उस वक्त फिर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरी जो सुनाई फिर अफसोस हुआ। जैसे अभी मैं लेटेस्ट ही बता देता हूँ। अब उसमें हालांकि बहुत सारे मीडिया सब लोगों ने तमाशा भी ढूंढा, लेकिन अगर एक पहलू देखो आप सोनम और राजा केस में, मतलब उस राजा की तस्वीर को जितनी बार देखता हूँ मुझे लगता है यार कितना ठीक अच्छा लड़का है ना, अच्छा स्मार्ट, और उसकी मुस्कुराहट, शादी में कितना खुश है वो जो अलग अलग उसके वीडियोस और वो फंक्शन के वीडियो आए, हाँ हम सब देख रहे हैं। उम्र कितनी 24-25 साल, और घर का सबसे छोटा बेटा, शायद उस घर में आखिरी उनके बच्चे की शादी। अब वो माँ बाप सब भाई सब में कितना प्यार जो देखा मैंने 1 महीने में। अब अचानक शादी के 12वें दिन उसकी मौत हो जाती है, और जो घर खुश था कि एक बहू लेकर आए, अब छोटे बेटे का भी घर बस गया और उसकी इस तरीके से मौत हुई। तो मैं उस सारी स्टोरी एक तरफ, मैं हमेशा जब भी इस स्टोरी के बारे में सोचता हूँ तो राजा रघुवंशी का चेहरा मेरे सामने घूमने लगता है। वो जितने वीडियो एल्बम से या विजुअल से जितनी चीज़ें आई, तो ये मतलब एक यकीन नहीं होता कि एक शख्स जिसके इतने सारे, मतलब 10 दिन से तो फंक्शन चल रहा था घर में, वो बेचारा क्या क्या कर रहा था। वो एक वीडियो आया था जिसमें एक एंकर था बीच में जो मतलब बहुत लाइटली गेम्स खेल रहा था कि आप इसकी शॉपिंग कराओगे, आप इसको दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए दोगे, ये और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि जब ये सब कुछ चल रहा था तब भी उस वक्त, इसका मतलब है सोनम के दिमाग में था कि जिस शख्स का इस वक्त हाथ पकड़े हुए हैं, जिसके साथ अभी बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, घूमने जाना, हनीमून मनाना है, और लोग भी खुश हैं, फैमिली खुश है, दोनों फैमिली, ये नहीं सोनम की भी फैमिली खुश है। और वहाँ दिमाग में आप ये देखो कि चेहरा कुछ और कह रहा है और दिमाग के अंदर ये है कि अब तो इसको मरना है। तो जब ये सारी चीज़ें सोचता हूँ ना तो फिर अंदर से मतलब कुछ अजीब सा होता है। जी सर, जैसे कि आपने भी बताया कि हम लगातार इनकी तस्वीरें देख रहे थे, हम सब लोग भी ये डिस्कस करते थे कि किस तरीके से एक लड़की ऐसे कर सकती है, एक परिवार उसे इतना अच्छा मिला है। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसी कहानियाँ रिकॉर्ड करते हैं, आपने जैसे आप आज तक के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, क्राइम तक के लिए करते हैं, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को या पर्सनल इमोशंस को इस जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कैसे बैलेंस करते हैं कि आपको अपने इमोशंस भी कंट्रोल करने हैं लेकिन आपको क्राइम के एंगल से लोगों को वो कहानी भी पहुँचानी है? तो इसके अजीब से कंट्रास्ट है, 2 पहलू है। एक ये मेरा मानना है कि जिसके अंदर इमोशन ना हो अच्छा क्राइम रिपोर्टर बन ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा इमोशन और इमोशनल होने की ज़रूरत क्राइम बीट पे ही है, क्योंकि क्राइम में हमेशा आपको दर्द मिलेगा। तो एक आदमी जिसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, पत्थर दिल है, वो किसी के दर्द को क्या समझेगा। तो एक क्राइम रिपोर्टर और एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर होने के लिए ज़रूरी है कि पहले तो वो इमोशनल हो, ताकि उस दर्द को फील करे, और जब फील करेगा तो शायद वो अच्छा लिखेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा प्रेजेंट करेगा। तो लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा फील कर लिया तो आपके दिमाग में वो हर वक्त चीज़ें घूमती रहती हैं, वो तस्वीरें हैं, वो कहानियाँ। और फिर अब क्राइम रिपोर्टिंग जाहिर सी बात है, एक प्रोफेशन है, मेरा पेशा है जिससे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी तो नहीं है। इसके बाहर की भी एक ज़िंदगी है। ऑफिस में बहुत सारे दोस्त हैं, कोलीग हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, है ना, मस्ती करते हैं, घर है, फैमिली है, तो उनके साथ भी आप वक्त बिताते हो। अब सारी इन लोगों के साथ भी आप वही चीज़ें सोचते रहो वही चीज़ें दिमाग में घूमती रहे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बड़ा इसका आसान सा तरीका है कि जब आप इस अपनी ड्यूटी और फ़र्ज से हटें तो फिर आप ये भूल जाइए कि आप क्या हैं। फिर आप जो हैं, जो एक फैमिली के लिए, एक भाई के लिए, एक पति के लिए, एक दोस्तों के लिए, है ना, इन सब के लिए, बहनों के लिए, कुलीग के लिए, तो फिर आप उस तरीके से अपने आप को पेश कीजिए। लेकिन कहना आसान होता है, कई बार ये चीज़ें दिमाग से जाती नहीं है, बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल, बहुत इम्प्रेशन छोड़ जाती है ऐसी जो बड़ी स्टोरीज होती हैं। अब सर, जैसे कि आप मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, जितने लोग देख रहे हैं वो भी इंस्पायर होते हैं। लेकिन आप क्राइम रिपोर्टर हैं, क्राइम मतलब आप हमेशा उस एंगल से सोचते रहते हैं, लेकिन आपने कई ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस करे हैं, कई जगह पर आप चीज़ें ग्राउंड पर देखने जाते हैं, लेवल पर देखने जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी स्टिंग ऑपरेशन में डर लगा हो, आपको डर महसूस हुआ हो कि हाँ मेरे साथ भी कुछ हो सकता है? यहाँ पे 2 चीज़ें। शुरुआत जब हुई थी ना आज तक की, तो मैं चूँकि शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, तब टीवी पे नया नया आया था तो लोग मुझे जानते नहीं थे। स्टिंग ऑपरेशन वही शख्स कर सकता है जिसका चेहरा आम ना हो,
जिसको लोग पहचाने नहीं। अगर मैं आज ये कहूँ कि मुझे स्टिंग ऑपरेशन करना है तो या तो पिटूंगा या पकड़ा जाऊंगा या धुलाई होगी, कुटाई होगी, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए कि लोग पहचानते हैं, वो पकड़ लेंगे कि यहाँ क्यों आया। तो शुरुआती दौर में ये नया नया आया था कि स्टिंग ऑपरेशन करना। स्टिंग की बुनियाद इसलिए पड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कैमरे पर खुल के कोई नहीं बोलता है, तो छुप कर एक तरह से चोरी छुपे रिकॉर्ड करना, लेकिन क्यों? नेशनल इंटरेस्ट में, किसी का भला हो, ये नहीं किसी को ब्लैकमेल करने के लिए। तो शुरुआत में याद है कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही स्टिंग ऑपरेशन किया था। वो जब मुझे पता चला था कि बिहार के बहुत सारे जो क्रिमिनल हैं वो जेल में हैं, बेऊर जेल में, और वो सब मेडिकल इलाज के नाम पर पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो मैं था, मेरे कैमरामैन सुबोध भोपाली, हम दोनों गए हुए थे, वहाँ सब कुछ हो रहा था। उस वक्त स्टिंग ऑपरेशन के लिए कैमरा भी जो है वो बड़ा अजीब सा आता था, तो बैग में था, बैग के बेल्ट पे लगा हुआ था। उनमें से किसी को शक हो गया तो हमने वो बैग फेंक दिया था। फिर ये हुआ कि जिस जगह पे हॉस्पिटल में हम बैठे थे वहाँ पे एक सीवर का ढक्कन था, पता चला वो ढक्कन खुलता है और वो अंदर आप सीधे बराबर में हॉस्पिटल के गंगा नदी है, तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। तो ये लगा कि अगर पकड़ लिए गए तो वो कम से कम 7-8 थे, तो वो सब वहाँ पे अपना ड्रिंक कर रहे हैं, टीवी लगा हुआ है। और ये था कि अगर वो स्टिंग ऑपरेशन पकड़ा गया तो फिर उसी सीवर का ढक्कन खुलेगा और हम लोगों को भी अंदर डालेंगे और फेंक देंगे। तो भयानक डर तो था। और डर ये था कि जब वहाँ से किसी तरह बच के निकले तो नेक्स्ट डे फ्लाइट थी पटना से दिल्ली की, पर उन्हें हमने बता दिया था कि हम कहाँ ठहरे हुए हैं, तो ये भी था कि वो रात को होटल ना पहुँच जाए। तो फिर हमने रात को ही गाड़ी टैक्सी बुक की, वहाँ से रांची गया बाय रोड, रांची से फिर फ्लाइट पकड़ी, फिर दिल्ली आया। तो स्टिंग ऑपरेशन की यही कहानी थी। उसके बाद फिर ये था कि चूँकि वारदात चल रहा था, फिर जुर्म बहुत पॉपुलर शो था, तो लोग पहचानने लगे थे कि ये कौन है। तो जब पहचानने लगे, जैसे आज भी हमारी उसके बाद बहुत सारी टीम बनी स्टिंग ऑपरेशन के लिए, तो वो लोग होते हैं जो स्क्रीन पे नहीं आते, जो स्क्रीन के पीछे रहते हैं। स्टिंग ऑपरेशन कायदे से वही कर सकते हैं, क्योंकि आपका चेहरा अगर जाना पहचाना है, आइडेंटिटी रिवील हो गई तो फिर आप किसी काम के नहीं हो। सर, एक ऐसा ही किस्सा था, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप कुछ रिपोर्टिंग के लिए गए थे और फिर बंदूक की नोक पर आपको आधे घंटे के लिए रखा गया था, वो कौन सा किस्सा था? ये मैंने कई बार बताया। वो बैतूल में गया था एक भूतों का मेला कवर करने के लिए, तो वहाँ से लौट रहा था, हाईवे पे घर पे फ़ोन करना था, मोबाइल उस वक्त बहुत कम था, और एक हाईवे पे पीसीओ मिला, वहाँ गया। तो जब पीसीओ के अंदर फ़ोन कर रहा था, बाकी गाड़ी में हमारे बाकी लोग बैठे हुए थे, कैमरामैन शशि शिकारपुरी भी थे, हंस रहे हैं, तो और भी 2 लोग थे, तो और एक ड्राइवर था भोपाल का, तो सारे बैठे हुए थे। इनोवा कार थी, मुझे याद है। तो अंदर गए तो वहाँ पे बात की घर पे, पर्स गाड़ी में भूल गया था, निकलने लगा तो एक ने पैर से रोक दिया मुझे, फिर मुझे बैठा दिया, फिर मेरे पैर के ऊपर अपने उसने जूते रखे, फिर ऊट पटांग बातें करने लगा। एक के पास पिस्टल फिर दिखे, पीछे दरवाज़ा था, उसके पीछे खेत, और मुझे लग गया कि ये लोग अच्छा वो ड्रिंक किए हुए थे। सामने बच्चा था जिसका वो पीसीओ था। तो अब वो बैठे हुए, मैं ये सोच रहा हूँ मेरी गाड़ी से ये लोग आएंगे कि इतना लेट तो बात करता नहीं आदमी, घर पे कितना उस वक्त बात करता, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा हो गया, कोई उतर के आ भी नहीं रहा पूछने के लिए। इन लोगों को लग रहा लंबी बात कर रहा हूँ। तो फिर ये था कि अब मुझे वहाँ से ना निकलूँ तो शायद मार दें, खेत में फेंक दें। तो मैं एक ही ऑप्शन था, उनके पैर को उछालूँ और दरवाजे के बाहर निकल लूँ, क्योंकि उनके चेयर और दीवार के बीच में इतना गैप था कि अगर मैं पैर उछालूँगा तो वो नीचे गिरेंगे, जब तक संभलेंगे मैं भाग जाऊँगा। तो लास्ट में ये हुआ कि जो होगा देखा जाएगा। एक साथ 2 लोगों के पैर उछाले, दरवाजे को धक्का दिया, अंधाधुंध दौड़ा। नसीब अच्छा था, गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ, ड्राइवर होशियार, भोपाल का, समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसको मैं चीखा भागो, तब तक वो लोग पीछे पीछे दौड़े। फिर तो गाड़ी 1 2 3, बाद में कॉमेडी ये हुई कि जो पीछे बैठे हुए थे ये सब, मैं तो गुस्से में, ऊपर से डरा हुआ, तो मैंने कहा यार इतनी देर से अंदर हूँ, कम से कम कोई आगे चेक तो कर लेते। तो हंसे, फिर बोले साहब वो पीछे लोग आपके फ़ैन थे क्या जो भाग रहे थे? अब उस आलम में भी मुझे फिर हंसी आ गई कि फ़ैन ऐसे पागल की तरह नहीं दौड़ते कि वहाँ पे जान बचाना मुश्किल हो गया। हाँ, फिर हम लोग जहाँ उस रात रुके थे, एक गेस्ट हाउस, कुछ सरकारी गेस्ट हाउस था, तो उस इलाके के जो एसपी थे शायद, उनसे हम लोगों की दोपहर को बात हुई थी, उनसे मिलना था। तो रात को फिर उनको फ़ोन करके बताया ये इंसिडेंट हुआ, 50 किलोमीटर दूर पहुंचकर।
तब उन्होंने कहा कौन सी जगह आप बताइए, तो इत्तेफाक से फिर मैंने घर फ़ोन किया, फिर सावी से पूछा वाइफ से कि जो मैंने कॉल किया था उसका नंबर तुम्हारे पास हो, उसने नंबर दिया, फिर वो एसपी साहब को दिया, फिर वो वहाँ गए, वहाँ से 5 लोगों को उठाया। इत्तेफाक से वो सारे पड़ोसी थे, बैड एलिमेंट थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें एक बच्चा है जिसका कल बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो उसका करियर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा उस बच्चे ने वैसे भी कुछ नहीं किया था, वो खामोश बैठा हुआ था, तो उसका नाम हटा दें। तो जो कंप्लेंट दिया था उसमें से उसका नाम हटा दिया, बाकी फिर चले गए थे जेल, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम लोगों ने कभी फॉलो अप नहीं किया। लेकिन आप सर खतरों के खिलाड़ी निकले, मतलब आपने पूरा एक फिल्म का सीन चल रहा था। कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन ये है कि अगर आप इन सब चीज़ों से डरोगे तो क्राइम रिपोर्टिंग क्या करोगे। और दूसरा, ज़िंदगी मौत सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब किसने सोचा था कि इंदिरा गांधी को उनके घर के अंदर उनके जिनकी जिम्मेदारी उनकी हिफाजत की थी वही गोली मार देंगे। किसने सोचा था कि अभी ये जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश किया कि वो बेचारे सारे डॉक्टर MBBS जो पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में मेस में खाना खाने आए। अब सोचो ना उनका उस प्लेन से कोई लेना देना, ना उनको ट्रैवल करना है, और वो आके उनके मेस में गिर जाए, है ना। तो ये चीज़ें कब कहाँ कैसे हो जाए, बिल्कुल आप मतलब भरोसा नहीं कर सकते किस पल क्या होगा। सर आप जिस तरीके से जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, आप कहानी सुनाते हैं, आप वारदात करते हैं, आपका जो एक अंदाज़ है वो आपके फैंस या हम लोग भी जब आप नहीं होते हैं बेसिकली आपके पीछे से हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं। तमाम मेरी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं सर कि वो आपकी मिमिक्री करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो एक अंदाज़ है जो एक बनता गया, इस सफ़र में बनता चला गया, तो उसके पीछे का राज क्या है? आपने सोचा था कि आप इस तरीके से बोलेंगे, नेचुरली सब हुआ? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जो अब लोग कहते हैं ना आज भी कि आवाज़ ऐसी है, बहुत सारे लोग, मुझे आज भी हैरानी इस बात पे है कि वाकई मेरी आवाज़ में क्या है, क्योंकि मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा बेढंगा, मुझसे ज़्यादा लापरवाह उस तरीके से कोई बोलता ही नहीं होगा, क्योंकि मैं बोलते वक्त सोचता ही नहीं हूँ। इवन कहानी सुनाते वक्त मुझे नहीं मालूम है, मैं बैठता हूँ और वो बस निकलना शुरू होता है, लेकिन कभी बनाकर या सोच कर कभी कुछ नहीं बोला है। बट कहानी ये है कि जब मैंने आज तक लॉन्च हो रहा था 24 आवर, तब दूरदर्शन में आया करता था, तो उससे पहले अब चूँकि 24 घंटे का चैनल है, बड़े पैमाने पे भर्ती हो रही थी, मुझे अप्रोच किया गया, क्राइम रिपोर्टर की ज़रूरत थी, तो मैं गया, इंटरव्यू दिया। मैं प्रिंट से आया था चूँकि जनसत्ता से, तो ये था कि टीवी मुझे पता नहीं था क्या होता। अब टीवी में तो कैमरा के सामने आपको बोलना है, जो एक रिपोर्टर बोलता है, जो PTC पीस टू कैमरा, यानी कैमरे के सामने आकर 20, 30, 40 सेकंड का आपको डायलॉग मारना होता है अपनी रिपोर्ट के बीच में। तो जब वो टेस्ट हुआ तो सब कुछ सुना, कॉन्फिडेंट था मैं, क्योंकि बचपन से शायद एक्टिंग का शौक़ था, तो कैमरे से कभी शर्माया घबराया नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर VO वॉइस ओवर जो स्टोरी में जाती है वो सब किया। तो मुझे याद है जो हमारे CEO हुआ करते थे उस वक्त, अभी नहीं है यहाँ पे, तो वो और 1-2 लोगों ने फिर जब सुना वो सारा, जब टेस्ट के बाद अब फाइनल होना था, तो उन्होंने कहा यार इसकी आवाज़ ठीक नहीं है, तो टीवी में ये आवाज़ नहीं चलेगा। मुझे आज भी याद है, और ये बाद में हमारे जो बॉस हैं उन्होंने भी एक मीटिंग में ये बात कही थी। तो ये कहा था कि उनका ये था कि बताओ जिसकी आवाज़ रिजेक्ट कर रहे थे, अब लोग कहते हैं कि उसी की आवाज़ अच्छी है। तो मुझे समझ में नहीं आया इस आवाज़ के पीछे का राज, और मैं बता रहा हूँ कि वाकई मुझे आज भी एहसास नहीं है कि मैं क्या बोलता हूँ और ये आवाज़ का फंडा क्या है। इवन मैं कई बार जितने जानने वाले हैं यहीं पूछा हूँ, घर में पूछता हूँ, अच्छा क्या है इस आवाज़ में, मतलब मुझे लगता है इससे बेकार तरीके से तो ना कोई बोलता होगा, ना मुझे लगता है कि इसमें कुछ ख़ास है। ये समझ में नहीं आया। और अगर इतनी अच्छी आवाज़ है तो फिर मैं जब घर पे गाना गाता हूँ तो बीवी बेटी दोनों मुझे फ़ौरन चुप करा देती है। आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि इतनी अच्छी आवाज़ देते यार, पूरा गाना तो 2 लाइन तो पूरी कर लेने दो, पर वो कान में उंगली डाल लेते हैं, कहते हैं बस करो यार, बस करो, रुलाओगे क्या। सर अब ये वाली बात है ना कि बीवी और बच्चों से तो आप कहाँ ही लड़ सकते हैं, लेकिन आप मेरे परिवार से पूछिए, पूरी जनता से पूछिए कि आपकी आवाज़ कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है सबको। अब इतनी बार लोग कहते हैं तो धीरे धीरे फिर मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। सर जैसे आप इतने टाइम से चीज़ें कर रहे हैं, हम भी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, हालांकि आप हमें सिखा देते हैं, चाहे डांट कर सिखाना हो, चाहे बताना हो, समझाना हो, लेकिन आप जितने भी हमारे दर्शक हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, अपने पत्रकारिता को करियर बनाना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये समझना होगा कि जो बच्चे करना चाहते हैं असल में उनको वो करने दिया जाए। उनको लगता है कि ये एक साइड
बिजनेस हो सकता है, साइड जॉब हो सकती है, उसे एज अ करियर देखना एक बहुत बड़ा सपना हो सकता है। उन लोगों को, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक दौर था जब जर्नलिज्म में कोई आता था तो मुझे आज भी याद है, ये बड़ा जोक था मशहूर कि जर्नलिस्ट है, मतलब नॉर्थ इंडिया की बेल्ट की बात करूं तो क्या करता है जी लड़का, पत्रकार है। अच्छा, वो तो ठीक है, अगर कोई रिश्ते की बात चल रही है तो पत्रकार है, वो तो ठीक है, पर बाकी क्या करता है, मतलब कैसे वो लड़की को पालेगा, घर कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें बातें होती थी। तो मतलब पत्रकार होने का मतलब ये नहीं है कि तो आप कोई अच्छी नौकरी कर रहे हो। तो ये दौर था 2000 के बिगिनिंग तक। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई प्रिंट के बाद। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, पहले न्यूज़ चैनल, सैलरी का स्ट्रक्चर बढ़ा, अब डिजिटल, हाथों हाथ, जिनके अंदर ज़रा सा भी टैलेंट है, अब तो नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है यार, हर कोई अपना अपना चैनल खोल के वही उनकी अच्छी दुकान चलती है। लेकिन हाँ, अगर ईमानदारी से सीरियसली इस पेशे में आना है तो मैं सिर्फ ख़ासतौर पर क्राइम रिपोर्टिंग के लिए कहूँगा कि कभी भी इस पेशे में अगर आपने सोच लिया करना है तो टाइम के बारे में मत सोचना, क्योंकि आपके आने का टाइम हो सकता है, जाने का टाइम का पता नहीं होगा। आप टोटली क्राइम और क्रिमिनल के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, आपकी शिफ्ट, आपकी ड्यूटी, आपके वर्किंग आवर्स, सब कुछ। और क्रिमिनल आपसे पूछ के तो क्राइम करेगा नहीं। बस हाँ, क्रिमिनल में जैसे ये होता है कि बड़ी पुरानी बात है, कई बार मैंने कही है, ट्यूसडे, मंगलवार को सिर्फ जेबें कम कटती हैं, तो जितने पॉकेट मार होते हैं वो छुट्टी पे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं। एक संडे को कोई मेजर या तो टेररिस्ट अटैक होता है या कुछ और एक्सीडेंट हो जाता है, क्राइम बहुत मेजर कम होता है। शायद इसलिए भी उसकी वजह है, मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि संडे को क्रिमिनल भी बेचारे वो एक दिन फैमिली को तो देंगे ना, तो फैमिली के साथ रहते हैं, तो 1-2 दिन कम होता है। लेकिन बाकी ये 9 to 5 जॉब नहीं है, ये आपको 24 आवर में कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो ये दिमाग में रख कर आएँ कि यहाँ काम करना है तो फिर घंटों के हिसाब से काम नहीं चलेगा। और दूसरा, पैशन अगर नहीं हो तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्राइम रिपोर्टिंग एक जुनून है, एक पैशन है, और आप सिर्फ इसको एक नौकरी की तरह आप करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, क्राइम और क्रिमिनल्स के अलावा आपकी लाइफ में क्या फेवरेट चीज़ है? कॉमेडी, अजीब कंट्रास्ट। कॉमेडी, मैं कॉमेडी फिल्मों का बड़ा शौकीन हूँ, कॉमेडी करने का बहुत शौकीन हूँ और जोक मारता रहता हूँ। इसके अलावा लोगों को हंसाना मेरा काम है। गाने सुनना, आलाप वाले ख़ास तौर पर, जितने भी, हाँ, हम लोग सब ट्रिप में ये हो ही चुका है, तो गाने सुनना, कॉमेडी, और एक इन सब से भी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, वो है क्रिकेट। चाहे वो दुनिया में कहीं भी कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा हो, वो देखना, उसको छोड़ना नहीं। तो क्राइम के अलावा मतलब मेरी ज़िंदगी में ये CCC है, क्राइम, क्रिकेट एंड सिनेमा, और यही पूरी ज़िंदगी है। सर, आपका फेवरेट प्लेयर? मुझे तो पता है लेकिन बाकी सबको भी बता दीजिए। पहले सुनील गावस्कर थे, तेंदुलकर सबके, फिर मेरे भी, और युवराज सिंह। मतलब लंबी मेरी लिस्ट है। फिर फेवरेट में राहुल द्रविड़ को मैं बहुत मानता हूँ। कैप्टनशिप के लिए मैं सौरव गांगुली को, और फिर जो ओवरऑल निकल कर सामने आए, जिसकी वजह से 18 सालों से, बल्कि 2 साल गैप बीच में चले गए थे, तो फिर माही धोनी, सबकी तरह मैं भी अंधा फैन हूँ। और अब नई खेप में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। रोहित शर्मा एक, हाँ, कोई डाउट नहीं, रोहित शर्मा मेरे दिल के बहुत करीब है। सर, अब एक आखिरी सवाल। आपके 2000 शो कंप्लीट होने वाले हैं, शम्स की ज़ुबानी के 2000 एपिसोड्स हम देखने वाले हैं। एक छोटा सा कोई हिंट आप अगर लोगों को देना चाहें कि क्या कुछ इसमें खास उनको मिलने वाला है इस एपिसोड में? अगर मैं 2000 के लिए कुछ खास सोचूंगा ना, तो इसका मतलब है बाकी के 1999 कहानियों के साथ मैंने बेईमानी की है, इसलिए मैंने सच में कुछ नहीं सोचा है। और जो होगा 2000 पे सुना दूंगा, क्योंकि मेरे लिए 2000 मतलब बाकी के 1999 कहानी और 2001 जैसे हैं। तो अगर मैं 2000 कुछ खास सुनाना चाहता हूँ तो इसका मतलब मैंने 1999 कहानियों के साथ बेईमानी की खास नहीं थी। तो अब कुछ सोचा भी नहीं है। तुम लोगों को भी पता है, आइडिया भी मांगा है, अभी तक तुम लोगों में से किसी ने आइडिया नहीं दिया मुझे। पर हम सब कोशिश कर रहे हैं सर। आपको हाँ, एक चीज़ है, 2000 की जो मैंने वादा किया हुआ वो पार्टी की, वो डन है एकदम, पक्का एकदम। हमारे लिए अच्छी खबर। बिल्कुल एकदम। 2 दिन सभी को थोड़ा बहुत काम भी किया अभी हाल से। लगातार इतनी खबरें चली आ रही है ना कि मुझे याद है सब सैटरडे संडे भी लगातार दफ्तर में रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही चल रहा है, अब जंग वाली भी बात है। तो फिर इधर सोनम वाली कहानी आ गई, उधर उससे पहले
कौन सी मेरठ वाली थी, ड्रम वाली कहानी आ गई थी। तो पक्का एकदम 2 दिन क्राइम तक टीम की पार्टी और पूरे क्राइम तक फैमिली मेम्बर की दुआएं। तो देखिए हम सबको तो गुड न्यूज़ मिल चुकी है क्योंकि हम लोग पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन 2000 एपिसोड्स कंप्लीट होने वाले हैं, उसके लिए फिर से सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और हमारी पूरी टीम को भी। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। मैंने छोटी सी कोशिश की कि सर के साथ छोटे छोटे सवाल करके आप तक वो जवाब पहुँचाए जाए। पसंद आने की बात नहीं है, और पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर एकदम दीपिका के इस मेहनत भी की, इसने डरते डरते भी कहा। तो जितना प्यार आप लोग मुझे देते हैं उतना दीपिका को दीजिए, सुनिए, जहाँ पे कमी हो वो भी बताइए, जहाँ अच्छा है तारीफ भी कीजिए, क्योंकि आप फैमिली मेम्बर, आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। चलिए, धन्यवाद।